एसएसटी क्लासेज में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और फिर वही रूटीन, फिर वही व्यवस्था, फिर वही सिस्टम, आज फिर एक नए एपिसोड के साथ, एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ आपके समक्ष मैं योगेंद्र पांडे। नवपाषाण काल को हम डिस्कस कर रहे थे पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में, यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले प्रांत में। तो अब तक हमने बलूचिस्तान में मेहरगढ़ को डिस्कस किया, क्वेटा घाटी को डिस्कस किया, कलात पठार को डिस्कस किया। आज हम बलूचिस्तान में ही डिस्कस करेंगे झोब लोरलाई क्षेत्र। इसमें 4 स्थल हैं, गोमल, झोब, थाल और अनामबार। तो ये 4 स्थल हैं जिनमें हमको डिस्कस करना है, गोमल, झोब, अनामबार और थाल। इसको याद करने का मैं ट्रिक बता दूं आपको, लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए। इसका याद करने का ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है गोमल झबरा अनाम था, गोमल झबरा अनाम और था। ये इसका ट्रिक है। गोमल से गोमल ही हो जाएगा, गोमल से क्या हो जाएगा भैया? तो गोमल से गोमल हो जाएगा। झोब झबरा से झोब हो जाएगा, अनाम से अनाम बार हो जाएगा, अनाम बार, और थाल से थाल, था से थाल। तो इस तरीके से बलूचिस्तान के झोब लोरलाई क्षेत्र में पाए जाने वाले 4 प्रमुख स्थलों के जो ट्रिक है वो है गोमल झबरा अनाम था। क्या? गोमल झबरा अनाम था, गोमल से गोमल, झबरा से झोब, अनाम से अनाम बार और था से थाल। ये स्तर सारे यहाँ लिखे हुए हैं। ये तो हो गई बात ट्रिक की, जुगाड़ की, कैसे आपको याद करना है। मोस्टली ये जो स्थल हैं, ये स्थल नदी क्षेत्र के आरंभिक गांव के प्रातात्विक स्थलों के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर गोमल, झोब और अनामबार ऐसे स्थल हैं जहाँ पर ग्रामीण स्थलों के एविडेंस हमको मिले हैं। और इन्हीं स्थलों में से हमको गोमल पढ़ना है। गोमल क्या कहने, हमको सिर्फ अनामबार डिस्कस करना है। अनामबार को हमको विधिवत पढ़ना है, विस्तृत अध्ययन करना है। बाकी सिर्फ आप इसका नाम जान लीजिए कि गोमल, झोब और थाल कहाँ पे हैं? बलूचिस्तान के झोब लोरलाई क्षेत्र में पढ़ते हैं। तो आइए अनामबार को हम डिस्कस करते हैं। अब अनामबार में हमें 3 स्थल पढ़ने हैं। अनामबार में हमें अनामबार में हमें 3 स्थल देखना है। अब वो 3 स्थल कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। वो तीनों स्थल हैं सूर जंगल, डाबरकोट और राणा घुंडई। 3 स्थल कौन कौन से हैं? सूर जंगल, सूर जंगल, दूसरा स्थल है डाबरकोट, है ना, डाबरकोट, और तीसरा स्थल है राणा घुंडई। अब इसको याद करने का तरीका भी आपको बता दें, बहुत आसान तरीका है। आपने राणा प्रताप का नाम सुना होगा, है ना। राणा प्रताप बहुत सूरवीर व्यक्ति थे। तो राणा प्रताप बहुत सूर व्यक्ति थे। उन्होंने अपने कोट का मतलब किला, राणा प्रताप सूर व्यक्ति थे। उन्होंने अपने कोट यानी किले की सुरक्षा करने के लिए जंगलों में घास की रोटी खाई। बस इतना याद रखिए, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। ठीक, लिख लीजिए इसका ट्रिक। राणा प्रताप ने राणा प्रताप सूर वीर थे। राणा प्रताप सूर वीर थे कोट की रक्षा के लिए। कोट माने किला होगा यहाँ पर, कोट माने किला, फिर से मैं लिख दूं थोड़ा सा।
राणा प्रताप ने ऐसा किया। राणा प्रताप ने अपने कोट ब्रैकेट में किला, राणा प्रताप ने अपने कोट की रक्षा के लिए जंगल में घास की रोटी खाई। है ना, इतना बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन राणा से राणा घुंडई, कोट से ढाबर कोट और जंगल से सूर जंगल। यहां पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है, राणा से क्या हो जाएगा, राणा घुंडई, कोट से डाबर कोट और जंगल से सूर जंगल। क्या हो गया, सूर जंगल, डाबर कोट और राणा से राणा घुंडई हो गया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। यानी राणा प्रताप ने अपने कोट की रक्षा के लिए जंगल में घास की रोटियां खाई। हो गई बात। आइए, इसका ट्रिक था, इसको आप याद कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सूर जंगल की। बात किसकी करते हैं, सूर जंगल की। सूर जंगल ही हमको पढ़ना है और राणा घुंडई इसमें दो इंपॉर्टेंट है। सॉरी, सारा नहीं पढ़ना है, बस सूर जंगल और राणा घुंडई। तो सबसे पहले हम सूर जंगल को देख लेते हैं। क्या है सूर जंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। अब सूर जंगल की क्या इंपॉर्टेंट है, आरंभिक चरण। सूर जंगल का जो आरंभिक चरण है वो किली गुल मोहम्मद के कालखंड 4 के समकालीन है या समानता रखता है। यानी सूर जंगल का जो आरंभिक चरण, आरंभिक चरण किली गुल मोहम्मद, पढ़ चुके हैं आप इसे, किली गुल मोहम्मद के कालखंड 4 के समकालीन है, समकालीन है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यानी जो सूर जंगल है उसका जो आरंभिक चरण है वो किली गुल मोहम्मद के कालखंड 4 के समकालीन है। ये पहली विशेषता हो गई किसकी, सूर जंगल की। दूसरी है मिट्टी के छोटे छोटे घरों में रहते थे। यानी यहाँ के लोग, यहाँ के लोग मिट्टी के छोटे छोटे घरों में रहते थे, घरों में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लोग मिट्टी के छोटे छोटे घरों में रहते थे। मृद भांड पर कुबड़दार और कुबड़ विहीन मवेशियों के साथ मिले हैं। क्या है, मृद भांड जो मिले हैं, मृद भांड पर कुबड़दार, कुबड़दार मवेशी तथा कुबड़ विहीन मवेशी के साथ। चीजें क्लियर हो गई ना। यानी कि जो मृदभांड मिले हैं उन पर कुबड़दार और कुबड़ विहीन मवेशियों का चित्रांकन है, चित्र बनाया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्या अगला पॉइंट क्या है, टेराकोटा के बने छोटे छोटे घरों के मॉडल मिले हैं। टेराकोटा
के बने टेराकोटा के बने घरों के छोटे छोटे मॉडल मिले हैं, मॉडल के साथ। अभी मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल आपको कोशिश करूंगा कि यही क्लास में पढ़ते ही समय आपको वो चीजें याद हो जाएं। पढ़ने का मतलब भी यही होता है कि चीजें आपको तुरंत याद हो जाए, तभी माना जाएगा कि आप वाकई अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययनरत छात्र हैं। उभरी हुई आंखों वाली क्या है? उभरी हुई आंखों वाली स्त्री के मृण मूर्ति मिली है। उभरी हुई आंखों वाली स्त्री की मृण मूर्ति मिली है। उभरी हुई आंखों वाली स्त्री की मृण मूर्ति मिली है। एक ऐसी मूर्ति मिली है जो स्त्री की है, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी बाहर निकली हुई है। इसे क्या कहा गया? झोब मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। इस मूर्ति को झोब मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट चीज है, संज्ञा दी गई है। अब हम इसको याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं? देख लेते हैं भाई। यहां से शुरू करते हैं। बलूचिस्तान का झोप लोरलाई क्षेत्र, जहां पे हमको 4 स्थल मिले हैं। गोमल, झबरा, अनाम था, यानी गोमल, झोब, अनामबार और थाल, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ अनामबार पढ़ना है। अनामबार में 3 स्थल है, सूरज जंगल, डाबरकोट, राणा घुंडई। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं अनामबार वाला। तो अनामबार में 3 स्थल मिले हैं। कौन कौन से? राणा घुंडई, डाबरकोट, सूर जंगल। यानी राणा प्रताप ने अपने कोट की रक्षा के लिए, अपने किले की रक्षा के लिए जंगल में घास की रोटियां खाई। या राणा प्रताप बहुत सूरवीर थे। राणा प्रताप सूर आदमी थे। सूरवीर मतलब सूरमा, सूर मतलब सूरमा, सूरमा ने आंधर न जान ली हो। अब सूर जंगल से क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिले, यहां देख लीजिए। आरंभिक चरण किले गुल मोहम्मद के कालखंड 4 के समकालीन है। यानी किले गुल मोहम्मद का जो कालखंड चौथा है, उसी के पैरेलल है इसका प्रारंभिक चरण। यानी जब उसका चौथा चरण किले गुल मोहम्मद का और सूर जंगल का पहला चरण इक्वल है। यहाँ के लोग मिट्टी के छोटे छोटे घरों में रहते थे। एक कोठरियां बनाई, एक झोपड़ियां बनाई, एक झोपड़ी वहां ऐसे इकट्ठा। एक बड़ा कोई हवेली या कोई किला या कोई मकान, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। छोटे छोटे घर। यहाँ के लोग मिट्टी मृद भांड पर कुबड़दार मवेशी तथा कुबड़विहीन मवेशी के साथ चित्रांकन किया गया है। यहाँ जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यहाँ के जो मृद भांड मिले हैं, उन पर क्या है? डिल्ले वाले जानवर, जिनके ऊपर डिल्ला निकला हो यहाँ पीछे, और बिना डिल्ले वाले मवेशियों के चित्रांकन है। टेराकोटा के बने घरों के छोटे छोटे मॉडल के साक्ष मिले हैं। आप गांव देहात में देखे होंगे, लड़के क्या करते हैं? दोपहरिया हमारे जब अम्मा पप्पा घर में सोए गए, पूरा परिवार घर में सो गया, तो दिन भर क्या करते हैं? बगिया में चला जाता है, घूमत है। और कहूँ अगर बगिया किनारे ताल होगा तो मस्त माटी निकाल रही है। अब माटी निकाल रहे हैं तो गोली बनी है ना? गोली बनाएंगे, रेडियो बनाएंगे, टेलीविजन, ये सब अपने जमाने की बात बता रहा हूँ। आज से 20 साल पहले पीछे की बात मैं बता रहा हूँ। टेलीविजन बनाएंगे, रेडियो बनाएंगे, मोबाइल बनाएंगे। छोटे छोटे लड़के क्या कर रहे हैं? और वही महियन कुछ लोग घर का भी डिजाइन बनाए जाते हैं। छोटे कमरा बनाए दे हैं तो उस घर में मोबाइल टीवी वाला कमरा अलग बना देंगे, ऐसे मतलब। तो इस तरीके से मॉडल बना है। कहाँ? यहाँ पर सूरज जंगल में छोटे छोटे घरों के मॉडल मिले हैं। उभरी हुई आंखों वाली स्त्री कौन प्रिय होती है? जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो, उभरी हुई हो, उसी को लोग ज्यादा लाइक भी करते हैं, उसी महिला को लोग ज्यादा पसंद करते हैं ना। तो उभरी हुई आंखों वाली स्त्री की मृण मूर्ति, अरे फोटो भी उसी की सुंदर लगती है। अरे भैया बड़ी बड़ी आंखों वाली महिला है वो, जबरदस्त आंख है यार, क्या फोटो है। तो इस तरीके से आपको बताना है।
उभरी हुई आंखों वाली स्त्री की मृण मूर्ति मिली है। इसी मूर्ति को क्षोभ मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। यानी जो ये मूर्ति मिली है यही क्या है, क्षोभ मातृ देवी की मूर्ति की संज्ञा इसे दी गई है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम राणा गुंडई पर डिस्कस करते हैं। बस अनाम बार में 3 अक्षर पढ़ने, सूरज, जंगल, डाबरकोट, राणा गुंडई। डाबरकोट पढ़ना नहीं, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सिर्फ हमको सूरज, जंगल और राणा गुंडई डिस्कस करना है। आइए अगला जो टॉपिक है राणा गुंडई। राणा गुंडई को राणा प्रताप से याद रखिएगा। अभी मैं बता रहा हूँ काहे याद रखना है और क्यों याद रखना है। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, इसीलिए याद भी रखना है। आइए राणा गुंडई देख लेते हैं। राणा गुंडई, राणा हो गई बात राणा गुंडई की। आइए देखते हैं। उत्खनन 1900 के दशक में ब्रिगेडियर रास। उत्खनन किसने कराया? 1930 के दशक में कौन? ब्रिगेडियर रास। ब्रिगेडियर रास। ब्रिगेडियर सूर्यदेव को आप याद रखिएगा, तिरंगा वाले, तो आपको याद आ जाएगा। फिर 1950 एडी में फेयर सर्विस द्वारा पुनः उत्खनन। 1950 में फेयर सर्विस द्वारा पुनः उत्खनन। दो चीजें हो गई। पुनः उत्खनन, यहां से 5 पुरातात्विक स्तर मिले हैं। क्या मिला? 5 पुरातात्विक स्तर। 5 पुरातात्विक स्तर के साथ, मतलब राणा गुंडे से 5 स्तर मिले हैं विकास के। तो अगर उत्खनन किया गया तो 5 लेयर मिले, 1 2 3 4 5, बिगिनिंग से लेकर के और बिल्कुल फुल डेवलपमेंट तक 5 स्तर राणा गुंडई से मिले हैं। अब राणा गुंडई को हमको कालखंड 1 और कालखंड 2 का ही अध्ययन करना है। तो राणा गुंडई कालखंड 1, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल जबरदस्त आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। राणा गुंडई कालखंड 1। चलो भाई, कालखंड 1 में का क्वालिटी है, का विशेषता है, का देख लीजिए। आओ विज्ञान आओ करके सीखें। आओ इसको करके देखते हैं, ऐसे कहने थोड़े हो जाता है कोई चीज। चलिए देखते हैं। पहला ही क्या है, समय जो है वो 45 से लेकर 4300 बीसी के आसपास। समय क्या है? 4500 से लेकर के 4300 बीसी। समय 4500 बीसी से 4300 बीसी। किसका समय है ये? राणा गुंडई के कालखंड 1 का समय है। अभी मैं आपको याद करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। पढ़ाई में टेंशन बिल्कुल दूर रखिए, है ना। हमेशा ध्यान रखिए कि कैसे, हमेशा यह चीज, एक चीज आप अपने दिमाग में यक चीज बैठा लो जीवन में, कि अपने लक्ष्य को हमेशा आप कहाँ रखो? लक्ष्य को हमेशा नजर के सामने और जिगर के पास रखिए, सफलता जरूर मिल जाएगी, है ना। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है। जब इस तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्यार करने लगेंगे, अपने लक्ष्य से प्रेम करने लगेंगे, तो सफलता आपके कदम चूम लेगी। आगे देखते हैं।
घरों के अंदर फर्श और अंगीठी के साक्ष्य मिले हैं। घरों के अंदर फर्श और अंगीठी के साथ ये मिला है। कहां से? राणा घुंडई से। और क्या मिला? मृद भांड सादे और हस्त निर्मित हैं। मृद भांड सादे और हस्त निर्मित है, यानी हाथ से बना हुआ है। जो भी मिट्टी का बर्तन मिला है यहां से सादे हैं, हस्त निर्मित हैं। और क्या मिला है? एक एक चीज आप ध्यान रखिए, पालतू मवेशी भेड़ बकरियों की हड्डियों के साथ। यहां से क्या मिला है? पालतू मवेशी, पालतू मवेशी और भेड़ बकरी की हड्डी के साथ। ये भी यहां से मिला है। क्या मिला है? पालतू मवेशी भेड़ बकरी की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं यहां से। कहां से? राणा घुंडई से। और सबसे मेन चीज तो अब मिले यहां से, देखो, है ना, घोड़े या गधे के जबड़े के चार दांत के साथ, के चार दांत के साथ। अब यहां भी आपको याद करना बहुत आसान है, मतलब बिल्कुल याद होगा, समझ लियो। तनिको दिमाग ना लगावे है, आपका बिल्कुल याद होगा। कैसे याद होगा? यह देखो कि राणा प्रताप बहुत वीर रहे, सूर रहे। अपने कोट की रक्षा के लिए, अपने किले की रक्षा के लिए उन्होंने जीवन भर जंगल की रोटी खाई, घास की रोटी खाई, जंगल में रहे। उनके साथ एक और नाम आता है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया ला रहा था। चेतक उनके घोड़े का नाम था, है ना। यानी राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। तो राणा से राणा प्रताप और घोड़े चेतक। तो ऐसे याद रखिए कि राणा घुंडई से घोड़े के या गधे के जबड़े के दांत, चार दांत मिले हैं। यानी राणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, ऐसे मान लीजिए, याद करना है, यहां मिला नहीं है। मैं तो बस ऐसे याद करने के लिए आपको बता रहा हूं कि राणा घुंडई से राणा प्रताप और घोड़े से चेतक, उनके घोड़े के जबड़े के चार दांत कहां से मिले हैं? राणा घुंडई से मिले हैं। यानी राणा प्रताप के घोड़े का दांत कहां से मिला है? राणा घुंडई से मिला है। बस, और क्या, यही याद करना है। कुनुमा मंत्र पढ़े है, कुनो महान रॉकेट साइंस नहीं है, बस खाली सिस्टम से याद कैले है, और कोनो बात नहीं है। इसे राणा घुंडई कालखंड एक से क्या मिला? घोड़े या गधे के जबड़े के चार दांत मिले हैं। तब घोड़ा किसका फेमस है? राणा प्रताप का। तो राणा प्रताप यहाँ और घोड़ा चेतक यहाँ। बस याद हो गया काम आपका। इतनी सी बात है, तनिको कठिन नहीं है। आप जान लो कि बिल्कुल एकदम, बस ये हो गई बात। इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर हम कालखंड दो की बात करते हैं। राणा घुंडे कालखंड दो। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। बस तरीका बदलना है ना। सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते, काम को अलग ढंग से करते हैं। सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते, काम को क्या करते हैं? अलग तरीके से करते हैं। बस तरीका बदल दीजिए। बस, यू आर सफल, यू आर सक्सेस इन योर लाइफ। कालखंड दो। किसका कालखंड? अरे भैया, राणा घुंडई का कालखंड। क्योंकि कालखंड एक हम डिस्कस कर चुके हैं, अब कालखंड दो डिस्कस करते हैं।
यहाँ देखो कहा अरे यहाँ कुछ मिला हुई सोना चांदी रफी घोड़ा गधा गधा है। चाक निर्मित लाल पीले मृद भांड के साथ। अभी आपने देखा कि यहाँ से हाथ से बने मृद भांड मिले थे, टेढ़ बाकुल हाथ से पीट पाट के बनाए दिन, हस्त निर्मित और सादे, ऊपर डिजाइन उजाइन का कोनो काम नहीं रहा। तो क्या है आप सॉरी, कालखंड 2 से है चाक निर्मित लाल पीले मृद भांड। पहली विशेषता है भैया देख लो, पहला विशेषता क्या है, चाक निर्मित, चाक निर्मित लाल पीले मृद भांड। चाक निर्मित लाल पीले मृद भांड के साक्ष्य, मृद भांड जिस पर कुबड़दार सांड का चित्रांकन है। चाक निर्मित लाल पीले मृद भांड के साक्ष्य, जिस पर क्या है, जिस पर कुबड़दार, जिस पर कुबड़दार, जिस पर कुबड़दार सांड का चित्रांकन है। कुबड़दार सांड का चित्रांकन है। क्लियर हो गई बात। दूसरा इंपॉर्टेंट का है, कुछ मृद भांडों पर काले रंग का हिरण काले रंग से बनाया गया है। कुछ मृद भांडों पर, कुछ मृद भांडों पर काले रंग का हिरण, कुछ मृद भांडों पर काले रंग का हिरण काले रंग से अलंकृत किया गया है। कुछ मृद भांडों पर काले रंग का हिरण का अलंकरण है, का अलंकरण काले रंग से किया गया है, काले रंग से किया गया है, किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ मृद भांड ऐसे मिले हैं जिन पर हिरण का चित्रांकन किया गया है, वो काले रंग के हिरण हैं। और देखने वाली बात तो यह है कि उनके जो चित्रांकन किनका वो करिया रंग से किनका, ये देखने वाली बात है। तो राणा घुंडई के कालखंड 2 से इतनी चीजें मिली हैं। चाक निर्मित लाल पीले मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं जिस पर कुबड़दार सांड का चित्रांकन है। कुछ मृद भांड पर काले रंग का हिरण का अलंकरण काले रंग से किया गया है। इतनी चीजें हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, याद कैसे करेंगे, मेन चीज तो ये है। देखिए राणा घुंडई का जो उत्खनन है वो 1930 के दशक में किसने किया, ब्रिगेडियर रास ने किया। जब ब्रिगेडियर रास ने 1930 में उत्खनन किया
तो लोग कहीं ई तोहार खुदाई हमें रास नाई आवा, जो तू खोदे 1930 में राणा घुंडे के उत्खनन की हो वो हमें रास नाई आवा। यही में एक मनई और एक टपक पड़े 1950 में, कहीं हम फेयर सर्विस देवे, साफ सुथरा एकदम चकाचक, क्या करेंगे हम फेयर सर्विस देंगे। तो 1950 में फेयर सर्विस ने उसकी खुदाई कर दी और 1930 में कितना किया था ब्रिगेडियर रास। तो ऐसे याद रखेंगे कि ब्रिगेडियर रास की खुदाई पसंद नहीं आई 1930 वाली, तो 1950 में एक व्यक्ति ने कहा कि मैं फेयर सर्विस दूंगा यार, रास से बढ़िया खोद दिया भाई, जो दुका रास आई। एक बार देखें 1930 के दशक में ब्रिगेडियर रास ने राणा घुंडे की खुदाई की। याद कैसे करेंगे मेन चीज ये है, तो खुदाई रास नहीं आई, ब्रिगेडियर की खुदाई रास नहीं आई। 1950 में एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैं आपको फेयर सर्विस झकाझक दूंगा, और 1950 में राणा घुंडे की दूसरी खुदाई हो गई। ये रहा राणा घुंडे, हो गई बात। आइए देखते हैं, अब हमको पढ़ना है गोमल नदी, जो सिंधु घाटी क्षेत्र में पड़ता है। गोमल नदी में दो स्थान है, गुमला और गुमला और रहमान डेरी। इन दो स्थलों को हमको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, गुमला और रहमान डेरी। आइए मैं इसको इरेज कर देता हूं और आपको वहां ले चलते हैं, गोमल नदी घाटी। ये पूरा हो गया भैया, इसको इरेज कर दो, कर दिया यार, चलिए आइए देखते हैं गोमल नदी, सॉरी गोमल नदी, गोमल नदी, इसके विषय में थोड़ा हमें डिस्कस करना है, और डिस्कस ही नहीं करना है, जानकारी हासिल करनी है। अभी देखिएगा कैसे आपको बिल्कुल एकदम रटा दूंगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा पढ़ने के बाद, आपको लगेगा नहीं यार कि मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल आपको मैं हंसते गुदगुदाते हुए इस पूरे टॉपिक को, मैंने अभी बताया ना, राणा घुंडे का उत्खनन 1930, ब्रिगेडियर रास, उन्हें रास ना ही पसंद आवा। 1950 में किन्हें दूसरे जने आई है कि हम बिल्कुल फेयर सर्विस दी थे, हम खोदे बहा दी थे दोबारा। तो 1950 में दोबारा उत्खनन फेयर सर्विस द्वारा किया गया। तो कोई बात, बस चीजों को क्या करना है, ऐसे याद करना है यार सॉरी, और कुछ नहीं है। आइए गोमल नदी सिंधु की सहायक नदी है। पहली चीज तो यही क्या है, सिंधु की सहायक नदी है भाई, सिंधु की सहायक नदी है। पहली क्वालिटी इसकी यही क्या है, सिंधु की सहायक नदी है गोमल नदी। जिला कौन सा है, किस जिले में स्थित है, जिला डेरा इस्माइल। धीरे धीरे इस्माइल करो, है ना, जिला डेरा इस्माइल, जिला डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान। देख रहे हैं आप, इस्माइल कीजिए कि आप गोमल नदी का अध्ययन कर रहे हैं। जिला क्या है, जिला डेरा इस्माइल खान। अब यहाँ से दो स्थल मिले, उन दो स्थलों को हमको यहाँ से डिस्कस करना है। अब वो दोनों स्थल कौन है देख लेते हैं। एक है गुमला और एक है भैया रहमान डेरी। दो स्थल यहाँ से हमें पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, गुमला और रहमान डेरी। इन दोनों स्थलों की विशेषताएं हम यहाँ देख लेते हैं। रहमान डेरी और गुमला, उत्खनन 1971 एडी। इसका जो उत्खनन है, उत्खनन 1971 एडी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए याद कैसे करना है, अभी मैं आपको याद करा देता हूँ यहीं पर, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल चिल मार के पढ़िए। आपको मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ, वादा तो नहीं करता लेकिन कोशिश करता हूँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उत्खनन 1971 एडी। क्या क्वालिटी है रहमान, गुमला और रहमान डेरी,
गुमला और रहमान डेयरी, यहां से 6 पुरातात्विक स्तर मिले हैं। क्या मिला है? 6 पुरातात्विक स्तर। एक इंपॉर्टेंस और यहीं पर लिख लीजिए, 6 पुरातात्विक स्तर। इसको ऐसे बना लीजिए ताकि हमको भी और आपको भी आसानी रहे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, 6 पुरातात्विक स्तर मिले हैं। 6 पुरातात्विक स्तर। सभ्यता के 6 स्तर, 6 लेयर यहाँ से मिले हैं। यहाँ से सिर्फ आपको 2 कालखंड पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो कालखंड 1 बस। पहले ना, आज हम ये तीसरी बार वीडियो शूट कर रहे हैं, बस आप ये समझ लीजिए कि कालखंड 1। तो गुमला और रहमान डेयरी का कालखंड 1 हमको अध्ययन करना। आइए देखते हैं कालखंड 1 में क्या मिला। छोटी छोटी बस्तियों के साथ। पहला क्या है? पहली विशेषता है छोटी छोटी बस्तियों के साथ। छोटी छोटी बस्तियों के साथ मिले। पहली विशेषता तो इसकी यही हो गई कि यहाँ पर क्या है? छोटी छोटी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण तांबे और कांसे के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला? सूक्ष्म पाषाण उपकरण, ये सब जगह से मिला है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण। और क्या मिला? तांबे और कांसे की वस्तुओं के साथ। तांबे और कांसे की वस्तुओं के साथ। वस्तुओं के साक्षी कहां से मिला है? इहिया से मिला है, गुमला और रहमान डेयरी से मिला है। पालतू पशु, पालतू मवेशी, पालतू मवेशी के साक्ष्य। पालतू मवेशी की हड्डियां, पालतू मवेशी की हड्डियां, अंगीठी, और सामुदायिक चूल्हे के साथ। अंगीठी और सामुदायिक चूल्हे के साथ, है ना भैया? इतनी चीजें यहां मिली हैं। कहां से? कालखंड नंबर 1 से। कालखंड 2 भी यही मैं देख लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। कालखंड 2 भी मैं यहां लिख देता हूं, फिर आपको पूरा डिस्कस करके बताता हूं। ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस 3-4 लाइन पढ़नी है काल, या इतना पढ़ लेते हैं उसके बाद। तो गोमल नदी सिंधु घाटी की सहायक नदी है, जहां से जिला डेरा इस्माइल खान में 2 स्थल पढ़ने हैं, गुमला और रहमान डेयरी। मैं कंबाइंड रूप से दोनों को पढ़ रहा हूँ। इसका उत्खनन 1971 एडी में, और 6 पुरातात्विक स्तर मिले हैं। पहली बात। और कालखंड 1 में क्या है? छोटी छोटी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण तांबे और कांसे की वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है? पालतू मवेशी की हड्डियां, अंगीठी और सामुदायिक चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। अब बात है कि याद कैसे करें, है ना? तो इसको याद कैसे करें? इसका एक ट्रिक है। गोमल नदी के किनारे क्या है? गोमल नदी के किनारे इस्माइल खान ने रहमान के साथ मिलकर 1971 में डेयरी खोली। अब रहमान लिख लिया तो डेयरी, है ना? ऐसे याद करिए कि गोमल नदी या गुमला, गुमला पढ़ना तो ऐसे लिखिए। इस्माइल खान और रहमान ने गुमला के तट पर 1971 में डेयरी खोली। इस्माइल खान, गुमला और रहमान ने 1971 में, फिर से, इस्माइल खान और रहमान ने गुमला के तट पर या गुमला पर
1971 में डेयरी खोली। ऐसे फिर से एक बार देखिए, इस्माइल खान रहमान ने मिलकर 1971 में गुमला में डेयरी खोली। याद हो जाएगा ना? फिर से देखिए, इस्माइल खान रहमान ने 1971 में गुमला में डेयरी खोली। बस याद हो गया। अब याद करने का झंझट ही खत्म, तुरंत याद हो गया। इस्माइल करो कि आपको याद हो गया। बस इस्माइल खान रहमान डेयरी गुमला उत्खनन 1971 होगा भैया। ज्यादा माथा पच्ची नहीं करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम फिर पार्ट नंबर 2 इसका देखते हैं, कालखंड 2। चलिए, कालखंड 2 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ। पहुँच दो भाई, चलो पहुँच दिया। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। याद रखिए इस चीज को, हमेशा हमेशा चिल मार के रहिए। जिंदगी भाग दौड़ भरी है, कोई बात नहीं। कालखंड 2 आइए देखते हैं, कालखंड 2 में क्या हुआ। मृद भांड का आगमन हो गया। अभी बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का केवल। मृद भांड का आगमन क्या हुआ? मृद भांड का आगमन हो गया भाई। अपने आप में यूनिक चीज क्या आ गई? मृद भांड आ गया। अभी बताऊंगा कि काहे मृद भांड आया, याद भी हो जाएगा आपको। मृद भांड का आगमन। और क्या हुआ? और हुआ आरंभ में खुरदरे सतह वाले मृद भांड का निर्माण। आरंभ में खुरदरे सतह वाले मृद भांड का निर्माण। देखिए, मैं सिर्फ इतिहास पढ़ाऊंगा ही नहीं, आपको इतिहास के माध्यम से आज के 25-30 साल पहले वाली भारतीय ग्रामीण संस्कृति से भी आपके दर्शन कराऊंगा। हाँ भैया, इसको भी याद रखिएगा। आज के 25-30 साल पहले जो हमारी ग्रामीण संस्कृति थी, उसके भी दर्शन मैं इस टॉपिक के माध्यम से आपको कराऊंगा, भी देखिएगा। क्या हुआ? आरंभ में, यहां में होगा, आरंभ में मैं नहीं लिखा है, बढ़ा लीजिए। आरंभ में खुरदुरे, आरंभ में खुरदुरे सतह वाले मृद भांड का निर्माण हुआ। बाद में क्या हो गया? पहले तो अंड बंड ऐसे सब बना ली, लेकिन बाद में क्या हो गया? बाद में विकसित एवं अलंकृत मृद भांड के साक्ष्य मिलने लगे। बाद में विकसित और अलंकृत ज्यामितीय अलंकरण वाले मृद भांड। बाद में विकसित और अलंकृत ज्यामितीय अलंकरण वाले मृद भांड। इसका साक्ष्य मिला। बाद में क्या हो गया? विकसित और अलंकृत ज्यामितीय अलंकरण वाले मृद भांड के साक्ष्य। देख लीजिए, अब इन मृद भांडों पर मछली और मवेशियों का भी अंकन किया गया। बस इतना ही लिखिए जो इंपॉर्टेंट है। ये भी लिख सकते हैं, मृद भांडों पर मछली और मवेशी आदि का भी चित्रण किया गया है। मृद भांडों पर
मवेशी और मछली का भी चित्रांकन है। मृद भांडों पर मवेशी और मछली आदि का चित्रांकन है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में। और क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर देख लीजिए, एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि हमेशा भूलेंगे नहीं, याद रह जाए। मृद भांडों पर स्त्री की मृद मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। एक चीज और मिला है, मृद भांड पर नहीं, स्त्री की मृद मूर्ति, स्त्री की मृद मूर्ति के साथ है ना। स्त्री की क्या मिली है, मिट्टी की मूर्ति मिली है। कहां से, गुमला कालखंड, गुमला रहमान डेरी कालखंड 2 से मिली है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिख लीजिए। गुमला से प्राप्त मृद भांड गुमला से प्राप्त मृद भांड गुमला से प्राप्त मृद भांड की समानता, मृद भांडों की समानता मध्य एशिया और तुर्कमेनिस्तान के स्थलों से प्राप्त मृद भांडों की समानता मध्य एशिया, मध्य एशिया, तुर्कमेनिस्तान से प्राप्त मृद भांडों के समान है। तुर्कमेनिस्तान से प्राप्त मृद भांडों के समान है। ये रहा कालखंड 2 की विशेषता। आइए याद करने का तरीका बताते हैं। याद कैसे करेंगे, मेन चीज यही है। बाकी पढ़ते तो सारे लोग हैं और पढ़ाते भी सारे लोग हैं, है ना। आप समझो कि YouTube पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो पढ़ाते भी हैं और लोग पढ़ते भी हैं। खैर, अपना अपना तरीका है, पढ़ाने का स्टाइल है। हम थोड़ा अपने अवधी भाषा का प्रयोग करके पढ़ाते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि मिस्टर इस्माइल और रहमान ने मिलकर गुमला में 1971 में एक डेयरी खोली। कहानी यहीं से शुरू करते हैं, डेयरी वाले स्थल से। क्या किया कि मिस्टर इस्माइल खान और रहमान ने 1971 में गुमला में एक डेयरी खोली। अब भैया डेयरी खोलेंगे तो पशु रहेगा ना, गाय भैंस रहेगी तभी तो डेयरी खुलेगा, दूध देगी वो। अब दूध जब देगी तो रखेंगे कहाँ, आप सोचो, दूध कहाँ धरबो, दूध दुधार में धरा जाता है। दुधार कहाँ होते हैं, आज के युग की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान मॉडर्न एज में, वर्तमान इस क्या कह सकते हैं, इस 2024 के दशक में मैं मान के चलता हूं कि 2010 के बाद दुधाड़ मैंने नहीं देखी है। अभी दुधाड़ का होता है, दुधाड़ वह बर्तन है मिट्टी का जिसपे लोग दूध गर्म करते हैं, गर्त चूल्हे में रख करके। गांव देहात में गर्त चूल्हे होते थे, गड्ढा खोद दिया, उसी में गाय भैंस का दूध भर के उस पर उपले के आग पर रख दिया और धीरे धीरे वो दूध बॉयल करता था। उसके बाद उसमें जावन डालकर उसका दही बनाते थे, फिर घी बनाते थे, इस तरीके से। तो जब सलमान और रहमान डेयरी सलमान कह रहा हूं, इस्माइल और रहमान जब डेयरी खोली तो उन्हें बर्तन का जरूरत लगा। फिर बर्तन कहां से आवे, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो क्या भा मृद भांड के आगमन हुआ, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। कहीं भैया माटी के बर्तन बनाओ, लोहा तांबा पीतल फूल तो जनते नहीं रहे, न एल्युमिनियम जानत रहे, मटिए जानत रहे। और आप देखो कि पूरे नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन ही मिले, चाहे वो रंगे बिरंगे हो, नीले पीले लाल काले हरे हो, और चाहे वो खुरदरे या फिर
हस्त निर्मित मृद भांड हो। तो कहें कि एक काम करो, दूध तो बहुत पैदा होते हैं और एक बेचा जाए तो क्या महान लेके जावा जाए, मेन चीज तो यह है। तो धीरे धीरे क्या करो, मिट्टी के बर्तन बनाओ और का पकाए लो, आग में तपा लो भाई, नहीं तो मिट्टी गल नहीं जाएगी जब दूध डालेंगे, लिक्विड होता है। तो मृद भांड का आगमन हुआ, यानी इस्माइल और रहमान जब 1971 में डेयरी खोलिन तो वह मिट्टी के बर्तन के जरूरत ला का करे, दूध घरे के लिए। अब पहले बारी जब मिट्टी बर्तन बनी तो क्या हुई, आरंभ में खुरदरे सतह वाले मृद भांड का निर्माण हुआ, टेढ़ बाकुल बनबे करी, कहूँ ऊंच कहूँ नीच कहूँ खाल इसे रही। बाद में कहेंगे यार अच्छा नहीं लगता देखने में, जे देखा थे तका कहो ग्वाल भाई कौन ये बर्तन रखे हो, है ना। तो बाद में विकसित और अलंकृत ज्यामितीय अलंकरण वाले मृद भांड के साक्ष्य मिलने लगे। कहीं ना थोड़ा सुंदर सजाई बनाओ, दुधहाड़ापन तुरंत जे देखे थे लोग के लिए, है ना। तो ज्यामितीय अलंकरण वाले साड़ी का किनारा बना दिया गया, त्रिभुज में डिजाइन बना दिया गया, समलंब में डिजाइन बना दिया गया, वृत्त में डिजाइन बना दिया गया। आप देखो कभी मिट्टी के बर्तन खरीदने जाओ, मटका मटकी गगरा गगरी, तो उस पर कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग होती है, यहाँ पत्ती बना देंगे ऐसे, ये सब क्या है, ये वही है ना, वही जो आज आप देख रहे हो, ये देखिए ये बना दिया ऐसे, है ना। आप कभी भी मिट्टी का घड़ा लेने जाओ तो इस तरीके से आपको उस पर डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। ये कब की बात है, अरे भैया ये 4500 से लेकर 4300 BC की बात है, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मिट्टी के बर्तन का क्रेज कब से है, 4500 BC, ईसा मसीह से पहले 450 साल पहले, 4500 साल पहले, 4500 साल पहले, और 2024 साल ही देख लियो, तो 2024 के हर जोड़ लियो, 4.5 जोड़ लियो, तो 4 और 2 6, तो 6524 साल पहले माटी का बर्तन बनत रहा, और आज माटी का बर्तन मिलत है मार्केट में, नहीं मिलत है, मिलत है। इतना इंपॉर्टेंस है इस मिट्टी के बर्तन का। और भविष्य में अभी भी 100 200 250 500 साल जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक मिट्टी के बर्तन मिलते रहेंगे। और आप इस चीज को समझो, हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू धर्म में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, चाहे वो मरणिक 16 संस्कार, चाहे वो अंत्येष्टि संस्कार का कार्यक्रम हो, वो चाहे यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम हो, जनेऊ का कार्यक्रम, आप देखोगे कि मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता है, नहीं होता है, होता है, होता है भाई। आप शादी विवाह में देखिएगा कि मिट्टी के बर्तन का कलश रखा जाता है, रखा जाता है। मिट्टी के बर्तन में महिलाएं लावा भूनती हैं भैया, जो सवेरे बारात में जाते है, ब्याह दिन दुल्हा लेके जाता है, लावा जो परछा जाता है, वो माटी के भगोनवे वहीं हणिये में भूजा जाता है। जनेऊ के समय आप जिससे स्नान करते हो मिट्टी का भुरका बना होता है। तो आपके जीवन में रचा बसा है ये मृद भांड का आगमन। तभी लोग डेयरी खोली तो इन्हें दूध बर्तन धरे काम लाग, दूधहाड़ हेरिन तो माटी के बर्तन बनाए। इस मृद भांड पर मवेशी और मछली के चित्रों का भी अंकन, अब जैसे जस मन कहे तेतवन बनावा, कोई माछी हाथी बनावा, कोई घोड़ा बनावा, कोई हिरण बनावा, कोई मछली छाप दे। एक चीज और, अब जब दही मिले लाग, दूध पैदा होए लाग, तो यहाँ पर वर्ग विभाजन था, घर में महिलाएं काम करेंगी, बाहर पुरुष। तो महिलाएं काम करेंगी तो क्या होगा, दूध आग पे रखेंगी, उससे दही बनाएंगी, मथानी चलाएंगी, मक्खन निकालेंगी। तो वहां से क्या मिला है, स्त्री की मृण मूर्ति मिली है, यानी महिला ही जो सब काम करेगी, दही से दूध, दूध से दही बनाएगी, मक्खन निकालेगी, फिर ओका खर कह के घी बनाई, ये के करी, ये एक महिला करी यार, स्त्री। तो स्त्री के मृद की मृण मूर्ति के साथ मिली, यानी एक स्त्री मिली है, मिट्टी की मूर्ति स्त्री की मिली है वहां से। और गुमला से प्राप्त मृद भांडों की समानता तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया और ये तुर्कमेनिस्तान यहाँ से जो मिले हैं उनके साथ की गई है, मतलब समानता है यहाँ के मृद भांडों में वहां के मृद भांडों में। तो आई थिंक, मुझे ऐसा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। एक बार में समझ में ना आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, बार बार देखो, देखने की चीज है मेरी दिल है कि नहीं जी। तो ईश्वर करे कि ये वीडियो ना खराब होने पाए, क्योंकि इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया, दोनों करप्ट हुआ। तो
एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आप ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो इसकी जरूरत जिन लोगों को है। तो एक छोटा सा सहयोग आपका और मेरे लिए बड़ा कार्य। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।